Hello everyone, how are you all? My name is Shruti, I'm your economics educator. वेलकम टू एडिग्रोन। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में। हमने लास्ट चैप्टर में इंडेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था, हमने कोरिलेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमने मीन मीडियम मोड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट कौन सा चैप्टर, यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। आप इतनी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो बट आपको पता ही नहीं होगा कि आपको वो यूज़ कहाँ पे करनी है, तो वो आपका पढ़ना बिल्कुल वेस्ट है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे तो फिर आपका वो पढ़ना इतना रेलिवेंट नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको जो आपकी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, इतनी मीन मीडियन मोड निकालना, कोरिलेशन निकालना, इंडेक्स नंबर्स निकालना, वो कहाँ पे यूज़ करना है आपको, किन जगहों पे आपका उनका यूज़ होगा। ओके, सो हम इसमें स्टडी करेंगे। और हमने एडिग्रोन पे एक नई स्टार्ट करी है सीरीज़, इसका नाम है ट्रायो सीरीज़। हम 3 पार्ट्स में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स होंगे उसके जो इंट्रोडक्शन होता है वो पूरा चैप्टर हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर थर्ड पार्ट में उसका हम आ जाएगा हमारी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। राइट, सो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में। और कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको किसी चैप्टर का चाहिए कि आप दोबारा हम इसके वीडियोस बनाएं, या तो आपको चाहिए कि हम उसके आपको नोट प्रोवाइड करें। राइट, तो हम आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखिएगा। किसी भी चैप्टर में आपको ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो उस चैप्टर का नेम आप कमेंट्स में लिखिएगा, तभी हम आपकी एक गूगल मीट पे क्लास रख लेंगे या तो जूम पे क्लास रख लेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। बस आप बताइए आपको किस चैप्टर के नोट्स चाहिए और किस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं। ओके, और कमेंट्स में बताइए कि आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपके एग्ज़ाम्स की। आप अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस तो नहीं कर रहे, अपनी हेल्थ में थोड़ी सी कमी तो नहीं छोड़ रहे अपने एग्ज़ाम्स को अच्छा करने के लिए, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। राइट, आपकी अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी आप कर पाओगे अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से। सो अपने वाटर आपको अच्छे से लेना है। ओके, आपको 8 ग्लासेस वाटर पीना है और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना एग्ज़ाम्स का। ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, निकल जाएगा ये भी। ओके, सो एग्ज़ाम्स के चक्कर में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और अपनी अच्छे से 11th पे फोकस करना है, ताकि अब अपनी 12th, क्योंकि सारी की सारी जो 11th है 12th पे ही बेस्ड है। राइट, तो आपको अच्छे से करना है 11th क्लास भी। इसको लाइटली नहीं लेना है कि मेरे बोर्ड्स तो है नहीं, इस बार तो मैं क्यों पढ़ूँ। राइट, सब यही गलती करते, फिर उनके जो बेसिस कंसेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते और वो वीक हो जाते हैं। राइट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन। Use of statistical tools. Right, this is my PPT. Okay, slideshow. Use of स्टैटिस्टिकल टूल्स डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स एंड इकोनॉमिक्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि स्टैटिस्टिकल टूल्स कैसे हमें यूज़ करने हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। आपने बहुत सारे टूल्स पढ़े हैं, कौन कौन से टूल्स पढ़े हैं आपने? आपने पढ़ा है मीन के बारे में, यू हैव स्टडीड अबाउट मोड, देन यू हैव स्टडीड अबाउट इंडेक्स नंबर्स। राइट, मैंने आपको इंडेक्स नंबर्स के बारे में बताया था कैसे प्रिपेयर होते हैं। फिर आपने कोरिलेशन के बारे में स्टडी किया। तो फिर आपको इन सब जो सारे आपने यूज़ किए हैं, मीडियन भी आपका एक टूल था इंडेक्स नंबर्स का, आपने डिस्पर्जन कैलकुलेट करना सीखा। उन सब का यूज़ क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में? आपने जो इतने सारे टूल्स सीखे हैं, अगर आप उनको यूज़ ही नहीं कर पाओगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तो फिर उसका क्या मीनिंग? क्योंकि इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक एम के लिए पढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा एम एक एग्ज़ाम क्रैक करना नहीं है, बट उसकी हमें इम्प्लीकेशन जानना है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स में उसका क्या क्या यूजेज, हमारी जो रियल लाइफ है उसमें उसका क्या यूजेज होगा। तो हमारा इंडेक्स नंबर्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारी डे टू डे लाइफ में। राइट, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स एंड इकोनॉमिक्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि हम प्रोजेक्ट्स कैसे डेवलप करें स्टैटिस्टिक्स में। हमने जो प्रोजेक्ट सीखे हैं, राइट, इसमें हम स्टडी करेंगे कि प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं उसका मेन कैसे हमें प्रोजेक्ट्स अपने अच्छे से बनाने हैं। इस प्रोजेक्ट्स में जो हम यूज़ करेंगे वो स्टैटिस्टिकल टूल्स ही यूज़ करेंगे। तो फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टैटिस्टिकल टूल्स के हेल्प से ही बनेंगे, तभी हमारा काम आएगा कि हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स रियल लाइफ में कैसे यूज़ करना है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोड डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम आपको चैप्टर पढ़ाते रहेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे स्टडी से और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको कोई मोटिवेशन नहीं रहेगी पढ़ने की। इसलिए हमने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया, किसी भी नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी नए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक
उसका एक कोट डिस्कस करेंगे। ओके, सो कोट अगर डिस्कस होगा तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी स्टडी करने की, और आप अच्छे से जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है आप अच्छे से पढ़ोगे, राइट। तो आज का कोट है, टू फॉल इन लव विद योर सेल्फ इज द फर्स्ट की टू हैप्पीनेस, राइट। अगर अगर आपको लव फॉल करना है अपने, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए अपने आसपास, आप चाहते हो कि आप बहुत खुश रहो, राइट, तो सबसे पहले आपका एक मेन मंत्र जो होना चाहिए हैप्पीनेस का, वो होना चाहिए कि आप खुद से पहले प्यार करो। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो आपका बिलीव होगा अपने आप पे, और आप सारी की सारी चीज़ें आपको अपने पॉजिटिव लगेंगी। क्योंकि अगर आप खुद से ही आप अपने आप को हेट करते होगे तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि जो सारे बंदे हैं वो भी आपको हेट ही करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, आप चाहते हो कि आप मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो अपने आप को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको एक सेल्फ लव होना चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे, राइट। तभी आप अच्छा अचीव कुछ कर पाओगे। आप ये सोचोगे कि मैं ही पॉजिटिव हूँ तो आपको आसपास सब कुछ अच्छा दिखना लग जाएगा, और अगर आपका माइंड पॉजिटिव होगा तो आपकी जो ड्रीम है वो बहुत अच्छे से पूरा होगा। आप सोचोगे कि मेरा ड्रीम भी अच्छे से पूरा हो जाएगा, राइट। तो ये सबसे पहला मेन मंत्र है किसी भी ड्रीम को अचीव करेगा, कि सेल्फ लव होना चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल भी आपको हेट नहीं करना अपने आप को, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट सीक्रेट हैप्पीनेस का। अगर आपको खुश रहना है तो सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो विद दिस पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब फर्स्ट हम स्लाइड करेंगे डिस्कस इंट्रोडक्शन के बारे में, राइट। फर्स्ट स्लाइड है हमारी इंट्रोडक्शन के बारे में। सो लेट्स रीड, यू हैव now complete your study on statistical method related to collection of data, classification of data, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा, you have now completed your study on statistical method related to collection of data, classification of data, presentation of data, interpretation of data. Let us now be practical now. How are you going to use a statistical method as a student of economics? We can discuss this with some project work, of course. In the constructively project expected to use their own thought process based upon the understanding of statistical methods. How are certain guidelines are offered to them just to facilitate their repercussion of the subject matter and its application and practice. This present chapter focuses on the following projects: consumer awareness among households, demographic structure of the neighborhood, change in price of the tablets in the market study of a cooperative milk institution cooperative. Okay, तो आपने अब तक जो भी स्टेटिस्टिकल टूल्स पढ़े हैं, आपने मीन के बारे में पढ़ा है, यू हैव स्टडीड अबाउट मीडियन, आपने अभी डिस्पर्जन के बारे में स्टडी किया है। डिस्पर्जन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इन सबको अगर आपको गो थ्रू करना है तो प्लीज़ आप अपने जो पिछले साल वीडियोस हैं उनको भी गो थ्रू कीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। जो हमने लास्ट वीडियोस पब्लिश करें अपने चैनल पे एडुग्रोन पे, उसको आपने गो थ्रू करना है, तभी आपको ये वाला समझ आएगा। ओके, तो आपने अब तक मीन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया, डिस्पर्जन पढ़ लिया, कोरिलेशन पढ़ लिया। इतने सारे जो चीज़ें पढ़ने का क्या उसकी यूसेज रहेगी अगर आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इस चैप्टर का यही थीम है कि हमने जो स्टैटिस्टिकल टूल्स पढ़े हैं उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करें। ओके, तो हाउ आर यू गोइंग टू यूज़ द स्टैटिस्टिकल मेथड्स, हम अपने स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ कैसे करें। हम एक स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स के, तो हमारा मेन जो हमारा मोटिव रहेगा यही रहेगा कि जो सारे हमने टूल्स पढ़े हैं वो कैसे पढ़ें, उसको हम कैसे यूज़ करें स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के नज़रिए से देखें तो। ओके, तो हम कैसे यूज़ करेंगे ये सब सारे टूल्स, कहाँ यूज़ होंगे, प्रोजेक्ट में। अगर आपको प्रोजेक्ट में क्या होती है, आपको कोई बुक से एज इट इज़ डाटा नहीं मिलेगा, आपको खुद की थिंकिंग लगानी है कि इसमें हम कौन से टूल्स यूज़ करें, राइट। इसमें हम कौन सी हमारी स्टडी होनी चाहिए, हमारा रिसर्च क्या होना चाहिए, क्या हमारा कंक्लूजन होना चाहिए, हम डाटा कहाँ से उठाएंगे। तो इन सब चीज़ों से जो डाटा उठाने का जो हमारा मेथड होता है उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स ही यूज़ होते हैं। तो यही जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है वहाँ पे यूज़ आते हैं। तो यही आ जाएगा हमारा स्टैटिस्टिकल टूल्स का मतलब, ये यहाँ पे आ जाएगा कि स्टैटिस्टिकल टूल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं। How are certain guidelines are offered to them just to facilitate the replication of subject matter and its application। यहीं पे जो इस सब्जेक्ट की जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इसमें स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, इसमें इसकी एप्लीकेशन लगेगी, वहीं पे इसका यूसेज होगा प्रोजेक्ट मैटर में।
राइट। एंड प्रैक्टिस दिस प्रेजेंट चैप्टर फोकस ऑन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। और इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो यही है कि इन प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना, ताकि आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ कर पाओ जो आपकी स्टडी में लगने वाले हैं यूज़। कंज्यूमर अवेयरनेस अमंग हाउस होल्ड्स, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेबरहुड। इसमें हम स्टडी करेंगे किस किस प्रोजेक्ट्स की हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट अमंग हाउस होल्ड्स। जो हाउस होल्ड्स है उसमें कंज्यूमर कितना अवेयर है उसका हमारा एक प्रोजेक्ट है यूज़ स्टडी करना। उस प्रोजेक्ट में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स लगेंगे, और यही हमारी इम्प्लीकेशन आएगी स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करने की। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेबरहुड, हमने स्टडी करना है किसको, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेबरहुड। अगर हमें स्टडी करना है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा नेबरहुड का, तो हम ये सब चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे। चेंज इन प्राइस, अगर हमें स्टडी करना है कि हमारा चेंज इन प्राइस क्या होगा, जो हमारे आसपास विलेजेस हैं उसका प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। और हम इसमें लास्ट चैप्टर में जो हमारा प्रोजेक्ट का लास्ट वो होगा टॉपिक, वो होगा कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, जो हमारा मिल्क कोऑपरेटिव है उसकी हम स्टडी करेंगे। तो ये होंगे हमारे 4 टॉपिक्स। ओके, तो हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन में। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने जैसे बोला कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा कंज्यूमर अवेयरनेस अमंग हाउस होल्ड्स। जो हाउस होल्ड्स हैं वो कितने अवेयर हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है कंज्यूमर अवेयरनेस अमंग हाउस होल्ड्स। जो हाउस होल्ड्स हैं वो कितने अवेयर हैं अपनी ड्यूटी के लिए, वो कितने अवेयर हैं, उनमें कितनी जागरूकता है, हम इस फर्स्ट प्रोजेक्ट में डिस्कस करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में हम जो टूल्स यूज़ करेंगे वो स्टैट्स के ही यूज़ होंगे टूल्स भी। तो ये आ जाएगी इसकी फर्स्ट इम्प्लीकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या। व्हाट इज कंज्यूमर अवेयरनेस? इट इज़ द बेसिक क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट एनालाइज बिफोर द टेक अप द प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि जो इसमें टूल्स यूज होंगे स्टैट्स के, जो हमारा टॉपिक है स्टडी का वो क्या होना चाहिए, जो कंज्यूमर अवेयरनेस का मीनिंग है वो क्या होता है, तभी आप अपने जो टूल्स हैं स्टैटिस्टिक्स के वो लगा पाओगे इन सब चीज़ों में। तो फर्स्ट मतलब आ जाएगा कि कंज्यूमर अवेयरनेस का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ द बेसिक क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट एनालाइज बिफोर द टेक ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करने से पहले ये वाला जो हमारा मतलब है ये वाला हमें पता होना चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस विथ प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोडक्टिव इज सिंपल, इट्स द नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो जो कंज्यूमर अवेयरनेस का मीनिंग है ये है कि वो कितना अवेयर है, उसको कितनी नॉलेज है जहाँ पे वो रहता है, कि जो आसपास जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो कितने अवेलेबल हैं, उसको कितनी नॉलेज है कि मेरे इस लोकेलिटी में इस शॉप के में नए वाले प्रोडक्ट्स आए हैं, या तो पुराने वाले प्रोडक्ट्स अभी चल रहे हैं नए मार्केट में आए हैं। जैसे ये वाली शॉप है, ये कंज्यूमर हो आप, ये कंज्यूमर हो, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी। ये ए शॉप है और ये है बी शॉप। तो इसमें सोचता है कि ए शॉप में नए प्रोडक्ट्स आए हों, राइट, नए प्रोडक्ट्स इसने लॉन्च करे 3-4 और बी ने भी 2 नए लॉन्च किए। तो ये जो कंज्यूमर है कितना अवेयर है कि जो इस कंज्यूमर इस वाले शॉप पे जो चीज़ें आई हैं वो कंज्यूमर को पता है कि इस शॉप पे इस टाइम पे ये वाली चीज़ें आई हैं, और जो अभी अवेलेबल चीज़ें हैं उनके बारे में भी कंज्यूमर को नॉलेज है। तो अगर इस चीज़ों के बारे में कंज्यूमर को नॉलेज होगी तभी हम कहेंगे कि कंज्यूमर हमारा अवेयर है, राइट। डू हाउस होल्ड प्रोड्यूसेस मे कंडक्ट स्टैटिस्टिकल सर्विस टू एनालाइज दीज फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्ट्स। तो जो हाउस होल्ड्स हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं इस स्टैटिस्टिकल सर्विस को एनालाइज करने के लिए, फैक्ट्स को, जो हमारे प्रोडक्ट्स के जो हमारे फैक्ट्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए हाउस होल्ड्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट, वो स्टैटिस्टिकल सर्विस कैसे दे रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर अवेयरनेस इज मच ब्रॉडर। कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ब्रॉड टर्म है और ये बहुत वाइड भी है, और ये वाले क्वेश्चंस कवर करती है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं कंज्यूमर अवेयरनेस के। आर द कंज्यूमर्स अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट दैट दे आर यूजिंग? इफ इट इज अ सर्टिफाइड प्रोडक्ट इट शुड बी सर्टिफाइड एट ICI, एगमार्क एट्सेट्रा। ओके, तो अब जब किसी भी आप किसी भी प्रोडक्ट को लेने जाते हो तो उसके पीछे आप देखते हो उसके ऊपर एक मार्क होता है ग्रीन कलर का। वो मार्क क्या होता है? वो मार्क होता है कि वो बताने के लिए कि वेजिटेरियन साइन है या तो वो नॉन वेज साइन है। तो उस मार्क को हम कहते हैं एग मार्क, उसका नाम होता है एग मार्क। तो अगर हम कंज्यूमर अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर अवेयरनेस में यही आ जाएगा कि कंज्यूमर अवेयर है कि जो इसके पीछे सर्टिफाइड प्रोडक्ट है या कि नहीं, उसके ऊपर मार्क है या फिर नहीं, जो एग मार्क होता है ICI मार्क होता है वो अवेलेबल है या फिर नहीं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कंज्यूमर अवेयरनेस का. सेकंड क्वेश्चन इज ऑल द हाउस होल्ड्स अवेयर ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट should show MRP date of manufacturing date showing best before use to expire date of the product. जो कंज्यूमर है वो अवेयर है कि उस पर एक MRP डेट होती है. जब भी आप किसी भी चीज़ को परचेज करने जाते हो, किसी भी क्या वो मैगी हो या तो वो कुरकुरे हो या तो वो डेयरी मिल्क हो, उसके पीछे क्या लिखी होती है कि MRP लिखी होती है और एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है. एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि इसका बेस्ट टू यूज़ प्राइस क्या है, ये कब एक्सपायर हो जाएगी और ये यूज़ करने के लायक नहीं होगी. तो या कंज्यूमर अवेयर है कि उसके पीछे एक डेट है मैन्युफैक्चरिंग की और उस पर एक एक्सपायरी की डेट लिखी हुई है. राइट, तो ये सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस का. थर्ड क्वेश्चन इज आर द कंज्यूमर अवेयर दैट द प्रोडक्ट इज इन क्वेश्चन मे अवेलेबल एट अ फेयर प्राइस शॉप्स एट ग्रेडेड बाय द गवर्नमेंट. तो जो थर्ड क्वेश्चन है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अवेयर हैं कि जो उसको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो गवर्नमेंट ने भी एक फेयर प्राइस अपनी स्कीम के द्वारा एक फेयर प्राइस में दिए हुए हैं मार्केट में सस्ते रेट पे. तो कंज्यूमर जो है वो अवेयर है इस बारे में. ये थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा कंज्यूमर अवेयरनेस का. राइट. फोर्थ क्वेश्चन इज आर द हाउस होल्ड्स अवेयर ऑफ द कंज्यूमर कोड्स विच आर मेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट अगेंस्ट मीन प्रैक्टिसेस अगेंस्ट शॉपकीपर्स. जो भी कंज्यूमर्स जो भी हाउस होल्ड्स होते हैं वो एक मीन प्रैक्टिस करते हैं, या वो हाई रेट पे बेच रहे हैं कंज्यूमर्स को, या तो वो उनके पीछे MRP नहीं है उनके प्रोडक्ट्स में, या तो उनकी क्वालिटी बहुत बेकार है बट उनको फिर भी एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं. तो ये क्या होती है, मीन प्रैक्टिसेस होती हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ये शॉपकीपर्स के जो द्वारा होती हैं, ये मीन प्रैक्टिसेस होती हैं. तो जो कंज्यूमर्स हैं वो अवेयर हैं कि ये प्रैक्टिसेस प्रोड्यूसर्स कर रहा है और उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए. तो ये आ जाएंगे इसके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंज्यूमर अवेयरनेस के. राइट, समझ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू द हाउस होल्ड्स अपडेट देयर कंज्यूमर अवेयरनेस और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया. तो जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपडेट करते हैं अपनी कंज्यूमर अवेयरनेस की जो मीडिया है या तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया उसको अपडेट करते हैं या फिर नहीं. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली कंज्यूमर अवेयरनेस अमंग हाउस होल्ड्स एंड प्रमोट्स कंज्यूमर वेलफेयर. तो जो कंज्यूमर अवेयरनेस है वो क्या प्रमोट करता है, कंज्यूमर वेलफेयर. राइट, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रमोट करता है कंज्यूमर वेलफेयर. डिड वेल फॉर एम्प्लॉइज ग्रेटर वेलफेयर विच बैटरी परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ये बताता है कि हम गुड्स एंड सर्विस को अच्छे तरीके से ले पाएँ जो कंज्यूमर्स होते हैं और उनका वेलफेयर हो सके और उनकी ग्रेटर वेलफेयर हो. राइट, तो ये बताता है कंज्यूमर वेलफेयर. ये आ जाएगा इसका नेक्स्ट इम्प्लीकेशन. तो ये आगे हमारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. हमें मीनिंग पता चल गया कंज्यूमर अवेयरनेस का क्या मीनिंग होता है. अब हम इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस का प्रोजेक्ट को. राइट, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिज़ाइनिंग अ क्वेश्चनेयर. फर्स्ट हम जो स्टेप करेंगे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारा होगा कि हमें क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करना है. क्वेश्चनेयर कैसे डिज़ाइन होगा. Students are required to give a project report on consumer awareness among households to collection of primary data by designing a questionnaire accordingly. Consumer awareness जो households उनको सबसे पहले क्या करना है, एक प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है. प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कंज्यूमर्स ने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है, उन्होंने कहीं से कॉपी नहीं की है बट प्रोजेक्ट में हम प्राइमरी डाटा यूज़ कर रहे हैं. उन्होंने कहीं से कॉपी नहीं की है बट इस डाटा को खुद से जनरेट किया है. राइट, तो ये आ जाएगा इनका प्राइमरी डाटा. कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा बाय डिजाइनिंग अ क्वेश्चनियर अकॉर्डिंगली. उन्होंने सबसे पहले क्या करना है, इस प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनियर जनरेट करना है. क्वेश्चनियर का मतलब क्या है, ये एक ऐसी शीट है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आस्क होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो डिजाइनिंग अ क्वेश्चनियर becomes a first of all project work. Students advised to design a questionnaire. तो सबसे पहले अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को बनाना है, हमें क्या करना है, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है. प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट होगा, एक क्वेश्चनेयर कलेक्ट होगा. राइट, तो क्वेश्चनेयर उसमें क्या लिखा होगा, बातें लिखी हुई कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में. ये जो हमारा क्वेश्चनेयर होगा वो होगा कंज्यूमर अवेयरनेस का क्वेश्चनेयर. राइट, ये होगा कंज्यूमर अवेयरनेस का क्वेश्चनेयर. As detailed in the previous section, does it the question it may consume the following form or include the following questions. इसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी वो होंगी, नेम होगा, इसमें एड्रेस होगा, उसमें होगा हमारी ऑक्यूपेशन होगी, हम क्या काम करते हैं, हमारा एड्रेस क्या है, हमारा नेम क्या है,
और आप आर यू अवेयर दैट द यू बाय इज़ अ सर्टिफाइड प्रोडक्ट। अगर इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप अवेयर हो कि जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक ICMI प्रोडक्ट है, या तो उसकी MRP की डेट क्या है लास्ट, राइट, और उसकी लास्ट एक्सपायरी डेट क्या है। और सेकंड क्वेश्चन होगा कि जो आपको पता है कि वो फेयर मार्केट प्राइस में कंज्यूमर्स जो गवर्नमेंट है उसने भी लॉन्च किए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा कि आपको पता है कि वो एक कंज्यूमर कोड्स मिले हुए हैं हमें हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा ये। और फोर्थ क्वेश्चन होगा कि आप इंसिस्ट करते हो कैश मेमो को लेने के लिए। कैश मेमो का मतलब जब भी आप कोई कैश की ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एक कैश मेमो मिलता है। इसका मतलब है कि एक प्रूफ है कि आपने एक ट्रांजैक्शन करी है, ये एक तरह से प्रूफ है। तो आप अपने कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर एक मेमो लेते हो, कैश मेमो, अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए अपने राइट्स को, राइट। तभी आप अगर जो सामने वाला शॉपकीपर है वो कहेगी कि इसने तो मेरे से प्रोडक्ट ही नहीं लिया, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक कैश मेमो लेते हो या नहीं। तो ये आ जाएगा इसका नेक्स्ट स्टेप। और फिफ्थ हो जाएगा कि व्हेन डू अ गवर्नमेंट आर यू अपडेटिंग आर अवेयरनेस और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। तो जो गवर्नमेंट है वो अपडेट कर रही है अपनी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया। तो इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं इस क्वेश्चनर में हम पूछेंगे। ये हमारा फर्स्ट कलेक्शन स्टेज होगा प्राइमरी डाटा का, राइट। और हमने ये क्वेश्चनर को प्रिपेयर कर लिया। फिर सेकंड हमारा स्टेज होगा वो होगा सैम्पल फ्रेम करना। कैसे सैम्पल फ्रेम करेंगे? हैविंग अ क्वेश्चनर यू मस्ट हैव अ सैम्पल साइज ऑफ योर स्टडी coming to your households in a country or even the state or village. Do not be possible for a student of class 11 should be take a sample of 50 students, 25 from urban areas, 25 from rural areas. In comparison should make a study interesting and more knowledgeable. Is the choice of a sample you must leverage knowledge of various sampling techniques like random or systematic sample technique. तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने क्या करा है कि आपने एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया। आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, एक सैम्पल फ्रेम करना है। सैम्पल का मीनिंग क्या होता है? सैम्पल का मतलब कि आपने इतनी बड़ी स्टडी करी है हाउस होल्ड्स की, उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो होगा, सैम्पल का पार्ट तो होगा जिसमें आप उस डाटा के बेस से पूरे आप लोगों की स्टडी बता दो कि आप, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम एक सारे हाउस होल्ड्स की जो हमने स्टडी करी है लिखें। तो हम कुछ जनों की स्टडी को बेस बना लेते हैं, उसके बेसिस पे सारी की सारी हाउस होल्ड्स की स्टडी करते हैं, राइट। उसके बेसिस पे हम सारा डाटा जो अपना प्रोजेक्ट है वो लेते हैं। तो हमने सैम्पल लेना है। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ सैम्पल, यू मस्ट हैव अ सैम्पल साइज ऑफ योर स्टडी कमिंग टू योर हाउस होल्ड्स इन द कंट्री और इवन द स्टेट ऑफ स्टोरेज। जो सैम्पल हो सकता है वो आपका सेम सिटी का हो सकता है, स्टेज का हो सकता है, राइट। तो अगर आपने 50 स्टूडेंट्स की स्टडी करनी तो आप ऐसे कर सकते हो कि 25 उसमें आप अर्बन के ले लो, 25 रूरल के ले लो। कंपैरिजन के लिए अपनी स्टडी को मोर इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी की सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स की। सैम्पलिंग का टेक्निक्स में आ जाएगा रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक या तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, राइट। तो इसमें आपने सैम्पल बनाना है विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो आपने सैम्पल भी बना लिया, आपने क्वेश्चनेयर भी बना लिया, आपने इसके बाद सैम्पल भी बना लिया। नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी क्या? आपको डाटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा डाटा कलेक्ट करने का स्टेज। डाटा कैसे कलेक्ट होगा? आप स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी सजेस्ट दैट इफ यू want to collect data through direct personal or investigation, you will have to do in 5 response sheet, 25 respondents and 25 of 100 respondents. You may respond personal approach each and every respondent or seek the help of friends and classmates. तो आपने क्वेश्चनर बना लिया, आपने सैम्पल सेलेक्ट कर लिया, अब आपको डाटा कलेक्ट करना है। आप कैसे करोगे? आपके पास एक वो है कि आपने 50 का डाटा लिया है, आपने अपनी जो स्टडी है उसमें 50 का डाटा लिया है। 25 है रूरल एरियाज से, 25 इज़ फ्रॉम अर्बन एरियाज़। तो आप कर सकते हो कि क्या, आप कर सकते हो कि आप एक एक बंदे पे पर्सनली जाओ अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए। एक बंदे पे आप स्पेसिफिकली जाओ पूछने के लिए कि क्या हमारा डाटा कलेक्ट हुआ है। और सेकंड हो सकता है कि आप जाओ किसी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से आस्क कर लो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो किस टाइप में इंटरेस्टेड हैं, राइट। तो पर्सनल और इन्वेस्टिगेशन का यही होता है कि आप जो इन्वेस्टिगेटर है वो हर एक बंदे पे खुद से जाए और उससे डाटा निकलवाए, राइट। तो ये हो जाएगा उसका कलेक्शन ऑफ डाटा का स्टेज।
अब अपने डाटा क्लासीफाई भी कर लिया, हमारे क्या स्टेप्स चल रहे हैं, हमने क्वेश्चनर बना लिया, हमने सैम्पल ले लिया, हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया। अब डाटा को कलेक्ट करने का क्या मतलब, अगर आप उसको क्लासीफाई नहीं कर पाओगे, आपको क्लासीफाई तो करना पड़ेगा डाटा, कि कितना डाटा किस उस पर क्लासीफाई हो रहा है, राइट उसको क्या, तभी तो आपको पता चलेगा आपका प्रोजेक्ट कितना हेल्पफुल है। तो no need to classify, check your knowledge on the classification of data. When classified data, be assumed the following form: product, MRP, expiry and manufacturing date, fair price shops and consumer quote, memo, updating awareness that you did your household certified product, MRP, manufacturing date, fair price shops, consumer quotes and कैश मेमो, अपडेटिंग अवेयरनेस। तो आपको क्लासीफाई करना है डाटा, आपको कोई नीड नहीं है क्लासीफाई करने की अगर आपको सही से नॉलेज नहीं है उस क्लासीफाइड डाटा की। आपको कैसे क्लासीफाई करना है उस डाटा को, आपको छांटना है कि कौन कौन सी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग की है और कौन कौन सी जो है वो फेयर प्राइस शॉप्स की हैं। कौन कौन सी कंज्यूमर कोर्ट की हैं, उनको आपको अवेयर करना है कि उसमें क्या सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, आपका क्या एमआरपी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसकी फेयर प्राइस शॉप क्या है, कंज्यूमर कोड्स क्या है और कैश मेमो क्या है, उसकी अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए। तो ये नेक्स्ट, तो हम कैसे इसको क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई कैसे हम करेंगे, क्लासीफाई हम करेंगे टेली मार्क्स की हेल्प से। अब टेली मार्क्स क्या होते हैं, आपने 5th-4th क्लास में टेली मार्क्स बनाए होंगे, बहुत सिंपल है बनाना। अगर आपको 5 को रिप्रेजेंट करना है टेली के अंदर, तो आप कैसे करोगे, आपको 4 लाइन्स खींचनी है, 4 लाइन्स आप खींच लोगे, तो जो 5th लाइन होगी वो आप ऐसे नहीं खींचोगे 5th लाइन, बल्कि ऐसे आएगी। अगर आपको 10 को क्लासीफाई करना है तो आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, 1 5 हो गई है और ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 ये 5 मिलके हो गए 10। तो ये आ जाएगा हमारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट का। तो सर्टिफाइड प्रोडक्ट में हमने क्लासीफाई किया कि कितने बंदे सर्टिफाइड प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और कितने बंदे नहीं करते। तो जो हमारे येस वाले आंसर थे वो सिर्फ और सिर्फ दो बंदे ही सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, हम दोनों के टेली बना दिए 2। और जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते उसका आंसर था 23 को हमने क्या कर दिया, टेली की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने टेली की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा, इसका मतलब 5 है 5, तो ये 20 हो गए, 5 5 5 5 प्लस आ जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 23। तो सर्टिफाइड प्रोडक्ट का हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इज अबाउट एमआरपी, एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट। हमने डिस्कस किया कि कौन से बंदे जो हैं, कौन से जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, कौन से कंज्यूमर्स हैं, वो एमआरपी, एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट को, प्रोडक्ट्स को लेते हैं जिन पे एमआरपी भी लिखी है, एक्सपायरी डेट भी लिखी है और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी है। तो कौन से बंदे जो हमारे कंज्यूमर्स से, हाउस होल्ड से, वो सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग भी देखते हैं पीछे लेने से पहले, एमआरपी भी देखते हैं, और जो कौन क्या देखते हैं, एक्सपायरी डेट भी देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 आ गए, तो हमने 3 टेली बना दिए, 3 टेली मार्क्स बना दिए, राइट। तो फिर 22 हमें निकालने हैं, जो नहीं देखते सब चीज़ें वो थे। तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी एंड एमआरपी का मतलब। फिर हमने स्टडी की कि कौन कौन से जो हैं उसमें फेयर प्राइस जो हमारी है उस प्रोडक्ट की, फेयर मार्केट जो वैल्यू है, जो अगर हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ऐसी कौन सी जो कंपनीज हैं वो फेयर प्राइस में भी ऐसे गवर्नमेंट को सेम प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, राइट। तो हमारी कौन सी कंपनीज आई थी, वो आई थी हमारी 3 कंपनीज, 20 कंपनीज ने येस बोला था। तो हमने उसकी टेलीमार्क्स को ड्रॉ कर लिया। टेलीमार्क्स कैसे ड्रॉ होते हैं, 5 ये हो गया, ये 5 और ये 5, 20 इज़ द आंसर। एंड नो में आए थे 5, तो हमने इसके 5 में टेलीग्राम्स कर लिए। और हमने डिस्कस किया कि कौन से जो उनके साथ अगर कोई एक्सप्लोटेशन होती है हमारे कंज्यूमर्स के साथ, तो वो कौन से कोर्ट्स में जाना पसंद करते हैं, वो कंज्यूमर कोर्ट्स में कितने जने जाते हैं। तो हमारा आया था कि कोई भी अगर उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सप्लोटेशन होती है उनके द्वारा, जो
शॉपकीपर्स होते हैं, उनके उनके द्वारा कोई एक्सप्लॉइटेशन होती है, तो कोई भी जो आदमी है वो नहीं जाता कंज्यूमर कोर्ट में। और जो नो वाले थे वो थे 28। ओके, फिर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से कैश मेमो लेते हैं। तो येस वाले आए थे नो, कोई भी कैश मेमो लेता नहीं, और नो वाले 25 आए थे, हमने टेरी मार्क्स बना दिए। फिर आया था कि कौन से अपडेटेड अवेयरनेस है, कौन कौन से अवेयर है कि न्यू प्रोडक्ट्स अब मार्केट में आए हैं, तो उसमें आया था कोई भी अवेयर नहीं है, और नो में आया था 25। फिर हमने डिस्कस किया था कि अर्बन, हमने ये जो हमारा डाटा था ये चल रहा था रूरल का, ये डाटा इज ऑफ रूरल, राइट। तो ये डाटा था रूरल का, बट हमने डिस्कस करना है डाटा अर्बन का भी। हमने 25 अर्बन के लिए हैं, 25 रूरल के लिए हैं, तो आंसर इज 50। अर्बन के डाटा में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स लेते हैं लोग। सर्टिफाइड प्रोडक्ट कितने लेते हैं आदमी? 35। 25 आंसर आया था हमारा नो का 3। तो जो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस थी हमारी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के बारे में वो थी अर्बन हाउस होल्ड में, क्योंकि यहाँ पे 25 लोग लेते थे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, और सिर्फ 3 लेते थे। और कंज्यूमर जो अवेयर थे वो थे हमारे 13 थे, और नो अवेयर 12 अवेयर नहीं थे। और MRP में जो देखते थे पहले वो थे 23, और नो थे हमारे 22, और फेयर प्राइस के थे हमारे 0, और नो थे हमारे 25। ओके, तो हमने कलेक्ट भी कर लिया डाटा। अब कौन कौन से स्टेप्स हम कर चुके? पहले हमने क्वेश्चनर बनाया, फिर हमने क्या करा था उसका, हमने डाटा को कलेक्ट किया था, फिर हमने उसको क्लासीफाई किया, फिर हमने उसको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, प्रेजेंट करना है डाटा को। प्रेजेंट कर देंगे हम डाटा को अपने। प्रेजेंट कैसे होगा डाटा? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, check the relevant chapter and presentation of data, define the nature of the data you might need to present the data is under। तो आपको प्रेजेंटेशन से क्या पता चलता है? प्रेजेंटेशन से आपको पता चलता है कि आपका डाटा कितना सही है, क्योंकि अगर आपने सब डाटा कलेक्ट कर लिया तो आपको उसकी जेन्युइननेस चेक कर रही है कि वो डाटा सच में प्रोजेक्ट में यूज़ हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए आप करोगे डाटा को प्रेजेंट, राइट। तो प्रेजेंट आप कैसे करोगे? तो आपने सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन निकाली है इन सब चीज़ों में, आपको उसको सिर्फ और सिर्फ एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इन सबको जो हमने सारी की सारी डिस्कशंस करी कि कौन कौन से लोग सर्टिफाइड लोगों के लिए करते हैं, MRP चेक करते हैं, कौन कौन सी अवेयर है फेयर प्राइस शॉप्स के बारे में, कितने लोग कंज्यूमर कोड्स के बारे में अवेयर है, कौन कौन से कैश मेमोस लेते हैं, और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डाटा से डाटा कलेक्ट करते हैं। तो हमारी अर्बन का आया था और ये रूरल का आया था, राइट। फिर हमने कर दिया था अर्बन और रूरल को क्लासीफाई इन सब चीज़ों में। तो हमें पता चला था कि अर्बन में सर्टिफाइड लोग जो 22 को देखते हैं, बट रूरल में 2 देखते हैं। बट अगर हम अर्बन की बात करें तो वो 3 हैं और इधर 23 हैं, राइट। तो हमने सारे का सारा क्लासीफाई कर दिया, तो हमें पता चला कि अर्बन का जो हमारा शेयर चल रहा है वो हर जगह ज़्यादा ही चल रहा है एज़ कम्पेयर टू रूरल। तो हमें ये पता चला था इससे। तो हमने डाटा को प्रेजेंट भी कर लिया। अब हम प्रेजेंट भी कर चुके हैं डाटा को, हमने कलेक्ट कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, प्रेजेंट कर लिया। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, जो हमने डाटा प्रेजेंट करा है उसको एनालाइज करना है, हमें दिखाना है कि उस डाटा से हमें क्या इंटरप्रेट हुआ, राइट। इट मीन्स यू आर लुकिंग टू समराइज द डाटा। हमने समराइज करना डाटा को। एनालिसिस का मतलब यही है कि आपने डाटा को समराइज करना है, आपको क्या पता चला इन सब चीज़ें, सब प्रेजेंट भी करके डाटा, उससे क्या एक स्टेटमेंट सामने आई। इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस ऑफ एवरेजेस हमने क्या करना है, उसको क्लासीफाई करना है किस में, परसेंट में, परसेंटेज में, या तो एवरेज में। एवरेज में उसको आपने क्लासीफाई करना है, राइट। उसको उस डाटा को आपको एनालाइज करना है, सो आपका इंटरप्रिटेशन जो है वो इजी बन जाए, और जो आपका जो समराइज टेबल है वो भी और अच्छी आ पाए। तो आपको ये करना है एनालिसिस ऑफ डाटा में। तो आपने जो सारा का सारा डाटा निकाला था, आपने उसको समराइज कर दिया एक टेबल में। कौन कौन से लोग सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को लुक कर रहे हैं, कौन कौन से चेक कर रहे हैं MRP, कौन कौन से लोग जो हैं वो अवेयर हैं फेयर शॉप प्राइस के, कौन कौन से लोग अवेयर हैं कंज्यूमर कोड्स के बारे में, कौन कौन से लोग असिस्ट कर रहे हैं कैश मेमो से, और कौन कौन अवेयर है और चीज़ों के बारे में। तो हमारा ये डाटा सामने आया था।
अर्बन का और रूरल एरियाज़ का भी। तो हमने ये सब चीज़ें क्लासीफाई करी, तो हमें पता चला कि जो अर्बन लोग हैं वो ज़्यादा अपडेटेड है एज़ कम्पेयर टू रूरल, क्योंकि अर्बन जो लोग हैं वो सिटीज़ में रहते हैं, सिटीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा अवेयर रहती है नेचुरली एज़ कम्पेयर टू अर्बन रूरल पॉपुलेशन, राइट। तो हमने एनालाइज भी कर लिया डाटा को, अब हम करेंगे इस डाटा को इंटरप्रेट। Interpretation of data, the project report. You are now ready for the interpretation of data. For preparing a statement of conclusions to your study, it will be project report, some interesting conclusion that you can draw from your summary table. तो हमने जो समरी टेबल बनाई पीछे, जो हमने लास्ट स्लाइड में समरी टेबल बनाई है, आपने उससे कोई कंक्लूजन देना है, इसका मतलब है इंटरप्रिटेशन करना डाटा का, इन विच यू कुड इंक्लूड द प्रोजेक्ट एज फॉलोज। तो हमने क्या सामने किया, हमने करा था कि रूरल्स के जो लोग हैं उसमें इतनी अवेयरनेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, राइट। जो रूरल के लोग हैं वो इतने अवेयर नहीं है एज़ कम्पेयर टू थिंग्स, क्योंकि वो रूरल एरिया में रहते हैं। वो जो शहरी लोग हैं उन थोड़े पिछड़े हुए रहते हैं, तो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उनके पास टेलीफोन्स नहीं होते, इतने टेलीविजन्स नहीं होते, इतने रेडियो नहीं होते और इतने फ़ोन्स भी नहीं रहते, इसलिए वो अवेयर नहीं होते। तो जो अर्बन के लोग हैं वो ज़्यादा अवेयर्ड है एज़ कम्पेयर टू रूरल, राइट। वेयर हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, जो रूरल लोग होते हैं वो इतने एजुकेटेड भी नहीं होते, तभी वो जो है उनका वो पीछे रह रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन लोग, राइट। Looking for a fair shop is the only element of consumer awareness where household over the urban households, perhaps it is the poverty of rural masses that compels them to look for cheaper options of purchase. तो हमने सारे ऑप्शन जो डिस्कस किए पीछे, इसमें भी अर्बन का शेयर ज़्यादा था, इसमें भी था, इसमें जो था सिर्फ और सिर्फ इसमें जो रूरल का शेयर था वो ज़्यादा था हमारा एज़ कम्पेयर टू एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, क्योंकि ऐसा था कि जो फेयर प्राइस शॉप्स क्या होती हैं, कि जो ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे चीप हमें डाटा मिल जाता है, जो चीप हमें सामान हम महंगे रेट पर ले रहे हैं शॉप से वो हमें सस्ते रेट में मिल जाता है, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं। तो जो रूरल एरिया वो वैसे थोड़े से गरीब होते हैं, तो गरीब अगर होंगे तो वो ऑल्टरनेट ऑप्शंस को स्टडी करेंगे कि उनको इतने पैसे ना देना पड़े, सस्ते रेट पे उनको खाना मिल जाए, शॉपकीपर को इतना पैसा ना देना पड़े, तो इसलिए वो उन चीज़ों को लेते हैं, फेयर शॉप प्राइजेस को लुकअप करते हैं और उनका इसलिए शेयर वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो ये था हमारा ये वाला कंसेप्ट। तो हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं चल रही है डाटा की, हमने फिर डिस्कस किया था कि इस समरी टेबल से हमने इंटरप्रेट किया कि both rural as urban households are almost completely ignorant of the fact that assisted on cash members ensured genuine purchases as less tax revenue on the state. तो जो हमारा एक था कि हमने कैश उस पर चेक किया था कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कैश मेमो को लेने के लिए, तो हमने स्टडी किया था कि जो बोथ रूरल एरियाज़ हैं और अर्बन एरियाज़ हैं उसमें दोनों में क्या है कि जो कैश मेमोज के प्रति अवेयरनेस है दोनों में ही कम है, राइट। तो ये हमने इंटरप्रेट किया था। तो लास्ट था कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अपडेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर अवेयरनेस अमंग अर्बन हाउस होल्ड्स। तो जो अर्बन हाउस होल्ड्स है वो इतने अपडेटेड क्यों रहते हैं, वो सिर्फ रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, क्योंकि उनके पास ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स हैं, अच्छे टेलीकम्युनिकेशन अच्छा है, उनके पास प्रिंट मीडिया उनका अच्छा है, उनके पास न्यूज़पेपर्स आते रहते हैं रेगुलरली, तो इसलिए वो अपडेटेड हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में, राइट। तो हमने ये डाटा पूरा हमने वाला जो हमारा थी कि कंज्यूमर्स कितने अवेयर हैं उसमें हमने प्रोजेक्ट वाला अपने ख़त्म कर दिया। हमने इस प्रोजेक्ट को कैसे करा स्टडी, हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने किया डाटा को, क्वेश्चनर प्रिपेयर किया, राइट, क्वेश्चनर बनाया हमने, फिर हमने करा था कलेक्ट किया अपना डाटा, क्लासीफाई किया उसे, फिर हमने प्रेजेंटेशन की उसकी एक टेबल की फॉर्म में, राइट। तो हमने क्या इस चीज़ों से हमने सीखा कि प्रोडक्टिविटी अवेयरनेस कैसे कैलकुलेट होती है, हमें पता चला कि कैसी कंडीशन चल रही है उन लोगों की, कंज्यूमर कितने अवेयर हैं। तो ये हमारी थी प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट, हमें पता चला कि कितनी प्रोडक्टिविटी यूज़ हुआ है हमारी उसमें, कंज्यूमर हमारा कितना अवेयर है रूरल एरियाज़ में और
अर्बन एरियाज़ में भी कंज्यूमर हमारा कितना अवेयर है इन सब चीज़ों के बारे में, जो हमने डिस्कस किया जो हमारी फॉलोइंग प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया हमने कंसेप्ट, राइट। तो फिर हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्टिविटी अवेयरनेस कैसे हम निकालते हैं। तो हमने इससे एक फॉर्मूला डिराइव किया, फॉर्मूला था टोटल आउटपुट। तो प्रोडक्टिविटी अगर हमें निकालनी है किसी भी चीज़ की, तो हम निकालेंगे टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यूज। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जितना भी हमारा टोटल आउटपुट आया है उसको डिवाइड कर देंगे हमारे जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आए हैं, तो हमारा पता चल जाएगा कितनी हमारी प्रोडक्टिविटी चल रही है। फिर हमने डिस्कस किया कि लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे निकलती है। लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे निकलती है, जो हमारी लेबर से हम डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ हमारी टोटल आउटपुट से हम डिवाइड कर देंगे कितनी हमारी लेबर लगी हुई है, उससे हमारा आ जाएगी लेबर कितनी प्रोडक्टिव है। और अगर हमें निकालने की लेबर की प्रोडक्शन कितनी हुई, टोटल आउटपुट से डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं एम्प्लॉय की फॉर्म में, राइट। तो हमने ये वाला जो प्रोजेक्ट था हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने टोटल 4 प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। हमने एक जो कंज्यूमर अवेयरनेस का जो था स्टैटिस्टिकल टूल्स चैप्टर में, हमने ये वाले चैप्टर जो है हमारे डिस्कस करने हैं। ये 4 जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमने 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक प्रोजेक्ट के बारे में वो था कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में, राइट। तो हमने कंज्यूमर अवेयरनेस का बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया डिटेल्ड वाला। तो हम नेक्स्ट अब प्रोजेक्ट स्टडी कर रहे हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेबरहुड। हमने इसमें स्टडी करना है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, जो हमारे नेबरहुड का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर आ रहा है। डेमोग्राफिक का मतलब हमारी जो साइज चल रही है, ग्रोथ चल रही है, पॉपुलेशन साइज जो नेबरहुड का कैसा चल रहा है, इसमें हमने वो डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, राइट। तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। डेमोग्राफिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। Demographics of characteristics of human population, size, growth, density distribution, vital statistics, demographic structure, the presence of fundamental approach to the understanding of human society. Its primary starts that wasn't the number of people in the given area to determine what changes that number and percent from previous census, explain the change and as to estimate the future needs of population, change the time graph. So also teaches us the origins of population changes in studies and also impact. Demographics also come by data that is useful for understanding very social systems in public policy in the search of the areas such as housing, education, employment. The primary aim of the project is to practically find out what constitutes a population, analyze it statistically. तो हमने ये एक नया टॉपिक डिस्कस करना है ये वाला इस कंसेप्ट में, राइट। तो जो अब हम एक नया प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो इसका नाम है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेबरहुड। डेमोग्राफिक्स का फर्स्ट मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट मीनिंग होता है डेमोग्राफिक्स का कि हमें स्टडी करना है कि हमारी करेक्टरिस्टिक्स क्या है ह्यूमन पॉपुलेशन की, हमारी साइज क्या है ह्यूमन पॉपुलेशन की, कितनी ग्रोथ है, कितनी डेंसिटी है और कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारी जो पॉपुलेशन है पूरी कंट्री की, उसकी ग्रोथ कैसी है, वो किस तरीके की पॉपुलेशन है और उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी कितनी पॉपुलेशन ओल्ड है, कितनी यंग है, इस सब में हम वो डिस्कस करेंगे, राइट। एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स अ फंडामेंटल अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या बताता है? हमारी एक फंडामेंटल अप्रोच बताता है सोसाइटी की, राइट। बताता है कि हमारी सोसाइटी कैसे काम करती है। इट प्राइमली स्टार्ट दैट वॉजेंट अ नंबर ऑफ पीपल। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हमारे एरिया में, क्या चेंजेस आए हमारी प्रीवियस क्वांटिटी से, या हमारे चेंजेस को हमने एक्सप्लेन करना है, या तो हमें बताना है कि हमारी फ्यूचर नीड्स क्या है पॉपुलेशन की, हमें बताना है कि हमारी पिछली पॉपुलेशन से इस पॉपुलेशन की क्या फ्यूचर नीड है। हमें ऑल्सो ये सब चीज़ें बतानी है कि हमें सोशल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, हमारी पब्लिक पॉलिसी कैसी है, हमें बताना है कि एजुकेशन कैसी चल रही है, हाउसिंग कैसी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसी चल रही है इस इकोनॉमी में। हमें बताना है कि हमारी पॉपुलेशन का साइज़ कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, डेंसिटी कैसी है, और उसकी स्टैटिस्टिक्स बतानी है हमें पूरी, राइट। तो हमें ये सब चीज़ें बतानी है इसमें। तो हमने ये वाली स्लाइड डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। What is the students need to conduct a statistical study in neighborhood committed data from the neighborhood? If the neighborhood locally generally present a daughter or a district or as a whole, it could be assumed to be applicable to the entire city of the neighborhood. तो हमने इस जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या करना है, अपनी नेबरहुड की स्टडी करनी है। तो नेबरहुड स्टडी करने के लिए
हमें एक नेबरहुड सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम उस नेबरहुड को क्या सेलेक्ट किया है, जो हम घर जहाँ पे रहते हैं उसके जो साथ में वाले घर की स्टडी है हमने वो करी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो हमने वो स्टडी करी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने क्या करा है कि अगर इस हमने जो डाटा लिया है हमने एज्यूम करके चला है कि अगर वो साथ में भी वही है जो हम तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी वही डाटा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमने एक बेस बना लिया है इस हमारे नेबरहुड के उसको। अगर नेबरहुड में भी वही स्टडी हुई है तो पूरे वो अप्लाई हो जाएगी पूरी डिस्ट्रिक्ट में, पूरी होल कंट्री में। तो इसका हमने वही एज्यूम करके चला है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे, हमने लास्ट प्रोजेक्ट में क्या डिस्कस किया था स्टेप्स में। सबसे पहले एक क्वेश्चन या डिस्कस होगा किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने करना क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो हम इसमें भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन पहले प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो हमने क्वेश्चन बनाना है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी। तो प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स नीड टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना है। प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट टाइम कलेक्ट हुआ डाटा, हमने कहीं से लिया नहीं, कॉपी नहीं किया, बट खुद से कलेक्ट किया है वो डाटा। हमने एक क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है, हमने सैम्पल क्वेश्चन बना दिए हैं कुछ कुछ। तो सैम्पल क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है कि हेड कौन है फैमिली का, हेड का नाम लिख दिया, जैसे ABC नाम है हेड का, उसका नंबर क्या है वो लिख दिया, उसका एड्रेस लिख दिया, फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस लिख दिया। हमने फीमेल मेंबर्स की उसकी फिर डिटेल लिख दी, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चनर बना दिया, राइट। हमने क्वेश्चनर बनाया कंसल्ट करके टीचर को, और सैम्पल क्वेश्चनर बना दिया इस इन्फॉर्मेशन को रेडी करके। हमने उस टेबल को डिज़ाइन कर दिया, हमने ये सब मेंबर्स लिख दिए, हाइपोथेटिकल है सब कुछ, कुछ भी रियल नहीं है, बट एक एज्यूम करके चल लिया कि ये सब मेंबर्स हैं। मेंबर्स बना दिए, हस्बैंड आई ये सब बना दिए, हस्बैंड सन डॉटर, इन सबको सेक्स दे दिया कि कौन मेल है, क्या जेंडर है इन सब का, मेल कौन सा है एंड फीमेल कौन सा है इनमें से। ब्रदर तो मेल होगा, मदर फीमेल है, जो सिस्टर है वो फीमेल है। तो ये सब जगह हमने लिख दिया, उसकी एज हमने लिख दी कि इसकी एज 42 है, इसकी 40, ऐसे हमने एज लिख दी, हाइपोथेटिकल एज। फिर हमने डाटा को, सबसे पहले हमने लास्ट में भी क्या किया था, पहले क्वेश्चनर डिस्कस किया था, फिर हमने डाटा को कलेक्ट किया था। इसमें भी हम पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा टू द इकोनॉमी ऑफ टास्क। इफ इट इज रिकमेंडेड दैट 34 स्टूडेंट्स बुक साइमल्टेनियसली अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉलोनी। हमने डिस्कस करके चला है कि 34 स्टूडेंट्स ने डाटा लिया है, डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं वो कॉलोनी के, हमने उसको नेबरहुड कंसीडर कर लिया। टू काइंडली कंप्लीट दिस सर्वे द स्टूडेंट्स मस्ट इंश्योर दैट दे कवर ईच एंड एवरी हाउस। जो 34 स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या इंश्योर किया, जो उनके लोकेलिटी में सारे के सारे हाउसेज हैं सबको कवर करे, किसी को भी छोड़े ना, क्योंकि उनका बेस बना के चलना है। उस बेस के अकॉर्डिंग हमने पूरी जो स्टेट है उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करनी है, तो हमें उस छोटे से पार्ट में भी किसी इन्फॉर्मेशन को स्किप नहीं करना, राइट। तो हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उस डाटा को क्लासीफाई करना। तो क्लासीफाई कर देंगे हम डाटा को। प्रोडक्ट और नो नीड टू बी क्लासीफाइड आफ्टर विच डाटा इज अज्यूम द फॉलोइंग फॉर्म। हमने उस डाटा को क्लासीफाई करना है जो हमने कलेक्शन के स्टेट में कंप्यूट किया। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि एज स्ट्रक्चर क्या चल रहा है ईयर्स में, 0 to 14 के उसमें कौन से जो लोग हैं 150 लोग हमारे रहते हैं, क्योंकि हम निकाल दें कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी कि कितने लोग कितने हैं, मेल फीमेल कितने हैं। तो हमने कंप्यूट कर लिया कि 0 to 14 एज में 150 लोग हमारे रहते हैं इस हमारी पर्टिकुलर लोकेलिटी में। हर एक हाउस को हमने कंप्यूट किया। 50 to 60 में हम 305 लोग लेते हैं, और 60 से अबव जो लोग हैं वो 15 लोग हैं, राइट। तो हमने एज स्ट्रक्चर को ऐसे डिवाइड कर दिया। तो ये समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नहीं आया तो कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस को बनाने की। और प्लीज़ अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ एडुग्राउंड को लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हमने उसके बाद डिस्कस किया सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट कैसी चल रही है, कि मेल्स कितने एम्प्लॉयड हैं उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, और फीमेल्स कितनी हमारी एम्प्लॉयड हैं,
राइट, कितनी उसकी जेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितनी मेल है और कितनी फीमेल है। तो हमारे मेल्स 300 थे और फीमेल्स 200 थी। सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग एंगेज हैं, सेकेंडरी में कितने एंगेज हैं, टर्शियरी में कितने एंगेज हैं। तो पता चला 25 जो है प्राइमरी में। प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीज़ें आती हैं, प्राइमरी का मतलब जो एंगेज है किसमें, जो एंगेज है एग्रीकल्चर में, क्योंकि प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, फिशिंग, इन ये सारी एक्टिविटीज़ ही आती हैं। और सेकेंडरी का मतलब जो इन्वॉल्व है माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों में जो राइट इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। और सेकेंडरी का टर्शरी का मतलब जो सर्विसेज देने में इन्वॉल्व है, लाइक बैंकिंग या तो कुछ और सर्विसेज देने में इन्वॉल्व है। तो ये हमें पता चला 135 लोग थे। तो हमें पता चला कि मेल ज़्यादा थे इधर, और इधर टर्शरी की जो थी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी। फिर हमने डिस्कस किया कितने लोग लिटरेट हैं। हमने डिस्कस किया कि जो 50 लोग हैं वो मेल्स में लिटरेट है और 100 जो है फीमेल्स में लिटरेट हैं। तो हमने ऐसे कर दिया। तो हमने डाटा को क्या कर दिया, क्वेश्चनियर कर दिया, कलेक्ट कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पिछले की तरह प्रेजेंट करेंगे डाटा को। प्रेजेंट कैसे करेंगे, द क्लासीफाइड डाटा को हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूट किया कि कितनी हमारे 0 to 14 में 150 हैं, तो 150 को हमने लिख दिया। यहाँ पे 50 into 16 में क्या है 305 है, तो वहाँ लिख दिया। 60 में 100 है, तो ऐसे हमने लिख दिया। प्राइमरी में इतना, सेकेंडरी में, और इस सब में भी चीज़ों में लिख दिया हमने सारी की सारी चीज़ें। फिर हमने क्या करना है, उसको एनालाइज करना है डाटा को। हमने परसेंटेज की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर दिया कि अगर हमारी 150 लोग हैं एम्प्लॉयड, बट टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है, टोटल पॉपुलेशन इसको आप ऐड करोगे तो पता चलेगा आपको कि हमारी टोटल पॉपुलेशन है 500 की। तो हमने इसको एक परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो हम इसको कैसे करेंगे एक्सप्रेस, 30% हमारा आ जाएगा। ऐसे हम इसका भी निकालेंगे, 305 डिवाइडेड बाय 450, 500 इंटू 100, तो हमारा 61 निकल के आएगा। राइट, तो 40, अगर हम 45 को निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा निकल के कितना, 45 डिवाइडेड बाय 450 इंटू, राइट। तो ये हमारा हो गया। ऐसे जो हमने डिस्कस किए थे कौन कौन से प्राइमरी में एंगेज है, कौन कौन से सेकेंडरी में, कौन कौन से टर्शरी में, हमने ऐसे इसकी फिगर्स निकाल ली थी। तो हम फिर कैसे इसकी परसेंटेज निकालेंगे, 25 हमारा ये चल रहा है, इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 160 प्लस 90 हो जाएगा, सॉरी, तो 260 आ जाएगा। राइट, तो 260 इंटू 100 इसको हमने निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। तो 90 अपॉन 250 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 36। 150 अपॉन 250 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 54। जैसे हमने जेंडर्स निकाले थे, कितने हमारे मेल हैं कितने हमारे फीमेल हैं, तो पता चला कि 150 मेल हैं, 100 फीमेल है। तो हमने क्या कर दिया था, उसको एक परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया था। तो हमने कर दिया एक्सप्रेस। तो हमने इस डाटा से क्या पता चला हमें कि हमने फिर इसका क्या करना है, सब हमने समरी तो निकाल ली, इसका हम करेंगे फिर एनालिसिस। हम इसकी एक टेबल बना देंगे। तो हमें पता चला था कि मेल डाटा कैसे कंप्यूट होता है। अगर हम जितने भी हमारे लिटरेट फीमेल मेल्स हैं उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ मेल्स, अगर हमारे 7 से ग्रेटर हैं या तो 100 के इक्वल है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 150 अपॉन 200। जैसे हमारा यहाँ पे क्या आया 150, और कितना चल रहा है हमारा 200 इंटू 100, तो पता चल जाएगा कि कितने हमारे मेल लिटरेट हैं। तो क्या फॉर्मूला इसका बना, मेल लिटरेसी इज इक्वल टू मेल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेल्स। पहले हम जितने भी लिटरेट मेल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेल्स, जितने लिटरेट हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेल्स। ठीक है, तो बट लिटरेट में हम किन लोगों को लेते हैं, जिनकी एज 7 से ऊपर है। तो हमें ख्याल रखना है कि 7 से ऊपर वाले ही हम लेंगे। तो हमारा 75% निकल के आया कि लिटरेट है। और फीमेल में हमने देखा तो पता चला कि हमारे फीमेल लिटरेसी रेट कैसे निकलेगी, फीमेल लिटरेसी इज इक्वल टू
फीमेल जितनी भी हमारी टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हैं डिवाइडेड बाय लिटरेट फीमेल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, तो बट 7 से ऊपर एज होनी चाहिए हमारी लिटरेट के लिए। तो हमें पता चला कि हमारी 66.7% फीमेल लिटरेट है। तो हमें पता चला कि ओवरऑल लिटरेसी हमारी कैसी चल रही है। तो हमें पता चला कि ओवरऑल लिटरेसी कैसे चल रही है, कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो अगर 7 से कम है तो उसमें 71.5% है। डेंसिटी पता चलेगी, अगर एक पूरा एरिया उसमें कितने लोग रहते हैं। पता चला कि कैसे पता चला कि हमने टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया 80 ऑफ कॉलोनी से। तो पता चला कि 500 डिवाइडेड बाय 20 0.25 आ गया हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि अगर हम 10 जनों को लें तो उसमें कितनी हमारी फीमेल्स होंगी, अगर 10 मेल्स हैं तो उनके कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स होंगी। तो पता चला कि अगर हमने निकाल लिया वो, तो कैसा निकला हमारा वो डाटा, 200 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, राइट। तो परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, तो हम निकाल लेंगे कि जितने हमें अनएम्प्लॉयड निकालना, तो अनएम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो अनएम्प्लॉयड कितने हमारे, पता चला हमें कितने हमारे अनएम्प्लॉयड थे लास्ट डाटा में। हमारे अनएम्प्लॉयड थे 250। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 300 इंटू 100 तो करना ही है, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 50%। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसका रिमेनिंग चैप्टर। ये बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ओके। और एडुग्रोन को अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो एक एक वोट होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू होती है, तभी हम मोटिवेट होते हैं और वीडियोज़ को पब्लिश करने के लिए। और ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसके जो क्वेश्चन आएंगे बहुत सिंपल आने वाले एग्जाम्स में। तो आपको इस चैप्टर का तो बिल्कुल भी फ्री के मार्क्स मिलने हैं। आप अच्छे से करोगे तो आपके फ्री के ही मार्क्स आपको मिलेंगे इस चैप्टर में, राइट। तो फिर यही था आपका कंसेप्ट। आपको अगर कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई चैप्टर के नोट्स चाहिए, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, चाहिए कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो आपको ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऑल, राइट। तो प्लीज़ एडुग्रोन को बताइएगा, हम उसके अकॉर्डिंग ही आपके वीडियोस बनाएंगे, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी पढ़ने की, राइट। और इसको आपको लिख के देखना है, आपको ऐसे पढ़ पढ़ के समझ नहीं आने वाला। जो भी क्वेश्चंस मैं लिखवाऊंगी इस आने वाले वीडियो के बाद, उसका क्या होगा, आपको लिख लिख के देखना है। क्वेश्चंस को पहले खुद ट्राई करना है, तभी आप वो कर पाओगे सॉल्व आगे, वरना नहीं हो पाएंगे आपसे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बंदा नहीं कर पाता। मैंने भी एग्जाम्स दिए, नहीं हो पाता, राइट। तो यही था हमारा स्ट्रैटेजी। तो फिर यही थी हमारी स्ट्रैटेजी। और एडुग्रोन ने अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, तो प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिएगा, राइट। और प्लीज़ बताइए कमेंट्स में कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एग्ज़ाम्स के, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नियर हैं। तो फिर आपको अच्छे से देना है। और क्योंकि आपके इस बार वो आने हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो उसको एक एक वर्ड से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यूज भी बन के आ सकते हैं उससे, राइट। और बस बताइए कि कैसी तैयारी चल रही है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है एग्ज़ाम्स के लिए, ओके। स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छे से पानी पीना है, खाना अच्छे से खाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते नहीं जाना है, आपको पार्क में भी जाना है, वॉक करने हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है। तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम्स दे पाओगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, राइट। सिर्फ पढ़ने पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिवाइज अगर आपको अपने माइंड को फ्रेश रखना है तो आपको एक्सरसाइज और उसका सहारा लेना पड़ेगा। और उससे आप फिट भी रहोगे, अच्छे भी दिखोगे, और आपका एग्ज़ाम तो अच्छा होने ही वाला है, क्योंकि आप एडुग्रोन के साथ अगर आप जुड़े रहोगे तो, राइट। तो ये थे आपकी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा फ्री के मार्क्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आपको बहुत सिंपल है ये वाला करना, तो आपको अच्छे से करना है यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स चैप्टर। और जो पहले के वीडियोज़ हैं हमारे इंडेक्स नंबर, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, उसको भी अच्छे से पढ़ना है, तभी आप ये वाले कर पाओगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन, राइट। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि इसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू दिस चैप्टर, राइट। और प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।
आपको थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, सुना मेरी लेक्चर्स को। थैंक यू सो मच। बाय, हैव अ गुड डे अहेड। बाय।